संघ का शासन। संघ के शासन की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में है और भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 में है। तो जो संघ का शासन है ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। भाग 5 में संघ का शासन है। संघ के शासन को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। संघ के शासन को जो हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। उसी प्रकार से भाग 6 में राज्य का शासन है और राज्य के शासन को भी हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जो संघ का शासन और राज्य का शासन, संघ के शासन को भी हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और राज्य के शासन को भी हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जब हम कार्यपालिका पढ़ेंगे ना, तो कार्यपालिका को पढ़ने के क्रम में संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत जो आता है उसको पढ़ लेंगे। जब हम लोग राज्य की विधायिका को पढ़ेंगे तो राज्य संघ की विधायिका के साथ साथ राज्य की विधायिका को भी पढ़ लेंगे। और जब हम लोग न्यायपालिका को पढ़ेंगे तो संघ के न्यायपालिका के साथ साथ राज्य के न्यायपालिका को भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो मतलब भाग 5 और भाग 6, संघ के शासन, राज्य के शासन, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। संघ की विधायिका, राज्य की विधायिका, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। संघ की न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। और आपके पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, अगर पॉलिटी में 10 प्रश्न पूछा जाएगा, 10, अगर पॉलिटी में 10 प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो सिर्फ इस एकमात्र चैप्टर से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 से 5 प्रश्न। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो हमको लगता है पॉलिटी खत्म हो गया। हम यही मान करके चलते हैं। एग्जाम में वेटेज के दृष्टिकोण से हम बोल रहे हैं, तो इसी वजह से पॉलिटी में इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी के और हम लोग अग्रसर होंगे और इसका नोट हम आपको नहीं दे पाए हैं, हमको पता है, लेकिन जो है थोड़ा व्यस्तता होने की वजह से जो है स्टडी मटेरियल में तो करेक्शन हो गया है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें थोड़ा करेक्शन नहीं कर पाए हैं। एक बार ही पढ़ पाए हैं, उसको कम से कम 3 बार पढ़ते हैं ताकि आंसर में एरर ना हो। और आप देखे होंगे कि जो ऑब्जेक्टिव में आंसर देते हैं उसमें ना के बराबर एरर होता है, 100-200 में एक्का दुक्का एरर होता है। तो एक बार ही पढ़ पाए हैं, आज रात में 2 बार उसको पढ़ेंगे और उसके बाद आज रात या आज सुबह तक में हम अपलोड कर देंगे। यहाँ से जाएंगे, फ्री होने के बाद पढ़ेंगे एक बार, फिर दोबारा पढ़ेंगे और संभवतः रात तक में ही अपलोड कर देंगे। नहीं तो कल क्लास से पहले जरूर हम आपको अपलोड कर देंगे इस चैप्टर के पीडीएफ को। तो अब पीडीएफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम है पढ़ाते हैं, जो पढ़ाएंगे पीडीएफ में आप कल पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा लेट हो गया है पीडीएफ मटेरियल बनाने में, पुराना मटेरियल तो दे नहीं रहे हैं, नया अपडेट कर रहे हैं, तो उसमें तो थोड़ा टाइम लग जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं संघ के शासन। और संघ के शासन जिसकी चर्चा भाग 5 में और अनुच्छेद के संदर्भ में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 में, तो इसको हम लोग अगर देखें तो इसको हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। इसको जो हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं,
एक होता है आपको कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। दूसरा होता है आपको विधायिका, विधायिका। और तीसरा होता है आपको न्यायपालिका, तीसरा होता है आपको न्यायपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका। देखिए कार्यपालिका की अगर हम लोग बात करें तो कार्यपालिका की चर्चा अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 के बीच में है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 के बीच में कार्यपालिका की चर्चा है। फिर विधायिका की अगर हम बात करें तो विधायिका की चर्चा है अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123। और न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका की चर्चा है अनुच्छेद 124 से 151, अनुच्छेद 124 से 151। अब यहां पर अगर हम लोग संघ के शासन के अंतर्गत कार्यपालिका की बात करें हम लोग, तो संघ के शासन के अंतर्गत जो कार्यपालिका है, संघ के शासन के अंतर्गत जो कार्यपालिका है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 के बीच में है, इसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पढ़ते हैं। और फिर महान्यायवादी को पढ़ते हैं, और फिर महान्यायवादी को पढ़ते हैं। ये सभी संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आता है। इसमें राष्ट्रपति को जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 52 से 62 तक पढ़ेंगे। फिर उपराष्ट्रपति को आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 70 तक पढ़ेंगे। फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 74 और 75 पढ़ेंगे। महान्यायवादी को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 76 आप पढ़ेंगे। तो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत यही सब आता है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। और इस बार बिहार एसआई परीक्षा में 1275 वाला में यह प्रश्न पूछा है, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है और कौन नहीं आता है। कौन नहीं आता है संभवतः यह प्रश्न जो है इस बार बिहार एसआई में पूछा है। इसके बाद आगे विधायिका है। विधायिका की अगर हम बात करें तो विधायिका के अंतर्गत आता है राज्यसभा और लोकसभा। विधायिका के अंतर्गत आता है राज्यसभा और लोकसभा। तो अनुच्छेद 79 से 123 तक को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको राज्यसभा के विषय में पढ़ना है, इसमें आपको लोकसभा के विषय में पढ़ना है। और यहीं पर संसदीय शासन प्रणाली को भी समझना है। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली को भी जो है यहीं पर हमको समझना है, संसदीय शासन प्रणाली को। इसके बाद न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत आता है भारत का सुप्रीम कोर्ट। भारत का सुप्रीम कोर्ट आता है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट और 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो संघ के शासन के अंतर्गत आप देख सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। इसी को पढ़ते हुए राज्य के शासन को भी पढ़ेंगे। राज्य के शासन को भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। और राज्य के कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता आता है। राज्य के विधायिका के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद आता है। और राज्य के न्यायपालिका के अंतर्गत हाईकोर्ट आता है, अधीनस्थ न्यायालय आता है, ये सब आता है।
तो आप देखिए कि संघ के शासन के अंतर्गत ये सब चैप्टर और राज्य के शासन के अंतर्गत कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे वो भी बात हम आपको बता दिए हैं। तो मतलब चैप्टर से ही आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी परीक्षा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, यहां से 50% प्रश्न रहता है, इस चैप्टर से 50% प्रश्न रहता है। अगर किसी परीक्षा में 4 क्वेश्चन पूछा है ना, 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहता है, चाहे जैसे हो, चाहे कंसेप्चुअल हो या फैक्चुअल हो, समझ गए। तो इसलिए जो चैप्टर आज से शुरू कर रहे हैं, बड़ा चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, समझ गए। तो सबसे पहले कार्यपालिका को हम लोग पढ़ते हैं और कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति के विषय में। राष्ट्रपति के विषय में सबसे पहले कार्यपालिका को पढ़ेंगे और कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रपति के विषय में। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। सबसे पहले हम लोग प्रेसिडेंट के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है, मुख्य तौर पर राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति से सीधे तौर पर संबंधित है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 ही राष्ट्रपति से संबंधित है, नहीं। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति से संबंधित है। इसके अलावा भी और भी कई सारे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है, जैसे अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान, जैसे अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति के वीटो शक्ति, जैसे अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और भी कई सारे अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति से संबंधित है, और भी कई सारे अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति से संबंधित है। तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 को समझते हैं कि अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 में क्या है। और जब आप राष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति को पढ़ेंगे, जब आप राष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति को पढ़ेंगे तो वहां पर राष्ट्रपति से संबंधित अन्य अनुच्छेदों को हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर राष्ट्रपति से संबंधित अन्य अनुच्छेदों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 की हम बात करें तो अनुच्छेद 52 तो यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 जो यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद इस बात को स्पष्ट करता है कि जो राष्ट्रपति का पद है वह संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 52 जो यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 जो यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद इस बात को स्पष्ट करता है कि जो राष्ट्रपति का पद है यह एक संवैधानिक पद है। जो राष्ट्रपति का पद है यह एक संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान में स्पष्ट तौर पर
इसका प्रावधान है। इसी वजह से राष्ट्रपति के पद को हम लोग संवैधानिक पद कह सकते हैं, संवैधानिक पद कह सकते हैं। और राष्ट्रपति भारत देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। जो राष्ट्रपति का पद है यह भारत देश का सर्वोच्च, सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है। इनसे ऊंचा कोई संवैधानिक पद है ही नहीं। राष्ट्रपति से ऊंचा अगर कोई संवैधानिक पद की हम बात करें तो राष्ट्रपति से ऊंचा कोई संवैधानिक पद है ही नहीं। राष्ट्रपति से ऊंचा कोई संवैधानिक पद है ही नहीं। और सर्वोच्च संवैधानिक पद है और राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रपति की हम बात करें तो जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करता है। तो इसलिए राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली ना रहे, इसलिए उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का पद किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में एक दिन के लिए भी खाली नहीं रहे, इसी वजह से उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। नहीं तो उपराष्ट्रपति का कोई खास काम और उपराष्ट्रपति के पद का कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद को महत्व, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बना करके उसके पद को महत्व का बना दिया गया। उपराष्ट्रपति के पद को महत्व का बना दिया गया। नहीं तो सामान्यतः जो है उपराष्ट्रपति के पद का कोई खास महत्व नहीं था। अनुच्छेद 52 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 52 के बाद अगर हम लोग देखें तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 यह कहता है, अनुच्छेद 53 की हम बात करें तो अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसका अर्थ है कि संघ सरकार यानी केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार, मोदी जी की सरकार है, मोदी सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार थी, मनमोहन सरकार आप कह सकते हैं, इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी सरकार आप कह सकते थे। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसका मतलब यह है कि संघ सरकार की यानी केंद्र सरकार की, यानी अंग्रेजी में कहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की जो काम करने की शक्ति है, केंद्र सरकार की जो काम करने की शक्ति है, केंद्र सरकार के काम करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। केंद्र सरकार के जो काम करने की शक्ति है,
केंद्र सरकार के काम करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। इसको और सिंपल बनाएं, सरल बनाएं, तो इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अब केंद्र सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे तो स्वाभाविक सी बात है उस काम को, अब राष्ट्रपति के नाम से काम हो रहे तो उस काम को करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। अब जैसे मान लिया जाए कि यहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट हमारे नाम पे आप आते हैं तो हम पढ़ाते हैं आपको, तो अब राष्ट्रपति के नाम से काम है तो काम को करेंगे राष्ट्रपति। केंद्र सरकार का इतना व्यापक काम है कि राष्ट्रपति सब काम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम ही अपना अभी 2 ब्रांच है, मैनेज हो जाता 10 ब्रांच खोल दे, सब जगह तो कूद कूद के जाकर के हम नहीं पढ़ा सकते हैं। तो उस स्थिति में हम अपने अधीन कुछ टीचर को करेंगे और उनसे पढ़वाएंगे। तो संघ सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, इसका मतलब यह है। और संघ सरकार का काम इतना व्यापक है कि राष्ट्रपति सब काम को कर ही नहीं सकते। संघ सरकार का, केंद्र सरकार का काम इतना व्यापक है कि हर काम को राष्ट्रपति कर ही नहीं सकते। इसलिए संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया है राष्ट्रपति अपना काम स्वयं भी कर सकते हैं जितना उनसे पॉसिबल है। अगर स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में अपने अधीनस्थ अधिकारियों से राष्ट्रपति अपना काम करवाएंगे। अपने अधीनस्थ अधिकारियों से राष्ट्रपति अपना काम करवाएंगे। बीपीएससी संभवतः 60 से 62वीं या 63वीं या 64वीं बीपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, संभवतः 63वीं का हमको लगता है, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है। तो प्रश्न पूछा है, राष्ट्रपति अपना काम करते हैं स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, और ऑप्शन ई में था एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होता एक से अधिक, क्योंकि एक ऑप्शन में स्वयं था तो राष्ट्रपति अपना काम स्वयं भी करते हैं, एक ऑप्शन में था अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवाते हैं, एक ऑप्शन में ये भी था। तो 5 ऑप्शन था और सबसे लास्ट ऑप्शन में था एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाता एक से अधिक। तो राष्ट्रपति अपना काम स्वयं भी करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी करवाते हैं। अनुच्छेद 53 के क्लाउज 1 को अगर आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 53 का क्लाउज 1 इस बात को काफी स्पष्टता पूर्वक लिखता है कि राष्ट्रपति अपना काम स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं। इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है, ये जो अनुच्छेद 53 में हमने आपको लिखा है। फिर इसके बाद आगे है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 की अगर हम लोग बात करें तो जो अनुच्छेद 54 है यह हमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में बतलाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में बतलाता है अनुच्छेद 54। अब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल देखिए, भारत के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, और भारत के राष्ट्राध्यक्ष जो राष्ट्रपति होते हैं उनका निर्वाचन होता है, उनका चुनाव होता है, उनका निर्वाचन होता है, उनका चुनाव होता है। भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, उनका निर्वाचन होता है, उनका चुनाव होता है। इसलिए भारत एक गणराज्य है।
अब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ लोग भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ लोग भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो सदस्यों का एक समूह भाग लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो सदस्यों का एक समूह भाग लेता है, उन सदस्यों के समूह को ही राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हम लोग कहते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सदस्यों का जो एक समूह भाग लेता है, उसी को हम लोग निर्वाचक मंडल कहते हैं। इसको अगर हम और सरल भाषा में कहे तो हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले जो मतदाता होते हैं, उन्हीं को निर्वाचक मंडल कहते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले जो मतदाता होते हैं, उन्हीं को निर्वाचक मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाचक मंडल। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में आम जनता भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में आम जनता भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में आम जनता के द्वारा जो अपने क्षेत्र के एमएलए और अपने क्षेत्र के एमपी को चुना जाता है। अपने क्षेत्र के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधायक और अपने क्षेत्र के जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद को चुना जाता है। आम जनता अपने क्षेत्र में जो विधायक को चुनता है, एमएलए को चुनता है, और आम जनता जो अपने क्षेत्र में एमपी को चुनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनता है, वही लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। वही लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब यहां पर ही हम इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है, इस बात को हम आपको यहां पर स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव की अगर हम बात करें तो कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है। कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है। तो देखिए, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत पार्लियामेंट में 2 सदनों का होना जरूरी है। और भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत संसद का 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो जो लोकसभा और राज्यसभा है, ये संसद के 2 सदन हैं। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं। तो जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, उसमें से अगर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब लोकसभा राज्यसभा के वैसे सदस्य जो इलेक्टेड होते हैं, जो चुनाव के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और जो नॉमिनेटेड होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, यानी जो मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर देखा जाए तो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। वही मनोनीत सदस्य की हम बात करें तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरा, सभी राज्यों के विधानसभा में भी दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित एक मनोनीत। तो सभी राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बिहार राज्य के विधानसभा के 243 निर्वाचित सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा के 403 निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो दूसरा, अगर आप देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके बाद सभी राज्यों के विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तीसरी बात, भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। और भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभा है। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 3 केंद्र शासित प्रदेश में जो विधानसभा है, उन 3 केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बाद बाकी जो 5 केंद्र शासित प्रदेश जैसे लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहां पर विधानसभा नहीं है। तो यहां के प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। यहां के प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। यहां के प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन इन केंद्र शासित प्रदेशों के जो लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में का कोई एमपी है तो वो पार्टिसिपेट करेगा, समझ गए। तो एक चीज यहां पर और भाग लेते हैं, मैं आपको जोड़ना होगा कि दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और इन तीनों केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। बस इतने ही लोग भाग लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के अनुशासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये सब लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब कौन भाग नहीं लेते हैं? तो पहला तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सभी राज्यों के विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावे अगर आप बात करेंगे विधान परिषद की, विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग लेते ही नहीं है, चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो या चाहे मनोनीत सदस्य हो। विधान परिषद के कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते ही नहीं है, चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो चाहे वो मनोनीत सदस्य हो। अब सवाल यह उठता है कि विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग क्यों नहीं लेते हैं? विधान परिषद के
कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि भारत के 2800 राज्य में विधान परिषद है ही नहीं। मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान परिषद के निर्वाचित हो या मनोनीत कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं भाग नहीं लेते हैं में संसद के दोनों सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। सभी राज्यों के विधानसभा के मनोनीत सदस्य, फिर इसके बाद दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है, कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। तो यहां पर हमने आपको स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं और कौन भाग नहीं लेते, इसको स्पष्टता पूर्वक जो है आपको याद रखना है। ठीक है, काफी क्लियर कट वे में जो है इसको याद रखना है। आइए अब एक बार इतना चीजों को हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद जो है पुनः हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए आइए सब चीज बोर्ड पे लिखा हुआ है। संघ के शासन के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान के कौन भाग से मिलती है? संघ के शासन के विषय में जानकारी कौन भाग से, कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद, कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? संघ के शासन को हम लोग कितने भाग में बांटकर पढ़ते? कितने भाग में? पहला, दूसरा, तीसरा। कार्यपालिका के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद देते? 52 से। कार्यपालिका के विषय में जानकारी हमें कौन अनुच्छेद से कौन? 52 से 78। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? विधायिका के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? विधायिका के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद से कौन? विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? राज्यसभा और विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? न्यायपालिका के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? 124 से 100। न्यायपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? चलिए आगे। कौन अनुच्छेद यह कहता भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन है? भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद भारत की एकता, अखंडता
और संप्रभुता का प्रतीक कौन माना जाता है? कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा? कौन अनुच्छेद कहता है? राष्ट्रपति का पद संवैधानिक है या नहीं? संवैधानिक है ना। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में ना। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। यह बात कौन अनुच्छेद कहता है? कौन अनुच्छेद कहता है? कौन अनुच्छेद? राष्ट्रपति अपना काम स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारी या दोनों? राष्ट्रपति अपना काम करते हैं स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। राष्ट्रपति अपना काम करते हैं और राष्ट्रपति अपना काम स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं। यह बात हमें अनुच्छेद 53 का क्लाउज 1 बतलाता है। समझ गए? राष्ट्रपति अपना काम स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाता है। यह जानकारी कौन देता है? कौन देता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद है? कौन अनुच्छेद देता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? उसमें पहला कौन है? संसद के दो सदनों के। दूसरा, तीसरा, एक बार फिर से बताइएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते? दूसरा, तीसरा, चलिए आगे। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक बात बताइए, विधान परिषद के निर्वाचित या मनोनीत कोई भी सदस्य भाग क्यों नहीं लेते? क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद विधान परिषद के कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्यों भाग नहीं लेते हैं? क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद। क्लियर है ये बात? अब आगे बढ़ते हैं। इसको जो है ना, भाग लेता है और भाग नहीं लेता है, इसको थोड़ा देखिए तो एक बार फिर से। इसको बोर्ड पे देखिए तो सब लोग, दिमाग में इस चीज को हटाइए तो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए दिमाग में हटाइए। पढ़िए, बोर्ड देखिए, बोर्ड देखिए सब लोग, बोर्ड देखिए और दिमाग में हटाने का प्रयास कीजिए तो इसको। देख लिए। चलिए आगे आते हैं हम। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 देखिए, चुनाव। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, और किसी भी लोकतांत्रिक देश में आप देखेंगे चुनाव होता ही होता है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारत में चुनाव का, इलेक्शन का काफी महत्व है।
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अलग तरीका से होता है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव अलग तरीका से होता है, राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव अलग तरीका से होता है। भारत में चुनाव अलग अलग तरीका से होते हैं, लोकसभा विधानसभा का अलग तरीका से, राज्यसभा विधान परिषद का अलग तरीका से, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग तरीका से। तो जो अनुच्छेद 55 है, यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के चुनाव के रीति या तरीका के विषय में बतलाता है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीका से होता है, किस रीति से होता है, इस विषय में बतलाता है अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति का चुनाव किस रीति से होता है या किस तरीका से होता है, इस विषय में हमें बतलाता है अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 55 की अगर हम बात करें तो यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के चुनाव के रीति या तरीका के विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 55 हमें राष्ट्रपति के चुनाव की रीति या तरीका के विषय में बतलाता है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं, इस विषय में बतलाता है। जैसे हिंदू धर्म में विवाह का अलग पद्धति है, इस्लाम धर्म में विवाह का अलग पद्धति है, वैसे राष्ट्रपति के चुनाव का अलग पद्धति है, लोकसभा के चुनाव का अलग पद्धति है। तो राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका, रीति के विषय में बतलाता है अनुच्छेद 55। और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, राष्ट्रपति के चुनाव की रीति या जो तरीका है वह है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव का रीति यही है, तरीका यही है। राष्ट्रपति के चुनाव का जो रीति या तरीका है वह है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब यहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इन दोनों को हमें समझना है। लेकिन ये दोनों चीज को अभी हम लोग नहीं समझेंगे, इसको हम आगे समझेंगे, कल के सेशन में हम समझेंगे। नोट आपके पास रहेगा ना, तो समझाते जाएंगे, लाइन बाय लाइन देखते जाइएगा तो ज्यादा स्पष्ट होगा। कल आपके पास नोट आ जाएगा, तो इसी वजह से इसको हम कल समझाएंगे, इसको हम आज नहीं समझा रहे। तो यहां पर सीधे तौर पर इस बात को अभी दिमाग में जाने दीजिए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके रीति या तरीका के विषय में जानकारी हमें देता है अनुच्छेद 55। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है या जो राष्ट्रपति का रीति होता है या जो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है, उस विषय में जानकारी अनुच्छेद 55 देता है। और अनुच्छेद 55 यह कहता है राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 ही हमें इस बात की जानकारी देता है। अनुच्छेद 55 के बाद अगला है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 55 के बाद अगर हम लोग देखें तो अगला है आपको अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56
अनुच्छेद 56 की अगर हम बात करें तो यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में बतलाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो वह कितना दिन तक बना रहेगा। और भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत एक गणराज्य है। भारत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। यहां पर एक बार जो बन गया वो आगे बने रहेंगे ऐसा नहीं होता है। एक निश्चित टाइम पीरियड है और उस निश्चित टाइम पीरियड के दौरान ही आप पद पर रह सकते हैं। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसका जो एक निश्चित टाइम पीरियड है उस विषय में बतलाता है हमें अनुच्छेद 56। और अनुच्छेद 56 की हम बात करें तो जो अनुच्छेद 56 है यह अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से, शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होगा, 5 वर्षों का होगा। 5 अगस्त 2022 को अगर राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण किया है तो 5 अगस्त 2022 से 5 वर्षों तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। और अपने पदावधि के दौरान राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकते हैं। और अपने पदावधि के दौरान राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर के अपना पद छोड़ सकते हैं। उनके पदावधि के दौरान, राष्ट्रपति के पदावधि के दौरान उनको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उनको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इस बात की चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे। तो जो अनुच्छेद 56 है यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल या राष्ट्रपति के पदावधि या राष्ट्रपति के टाइम पीरियड के विषय में बतलाता है। और यह अनुच्छेद हमें यह बतलाता है कि राष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड होता है वह उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है। पहले सीधे तौर पर पूछता था राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष ऑप्शन में देता था। तो 5 वर्ष हम लोग मार के चलाते थे। अब जो है इसी प्रश्न को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है शपथ ग्रहण से 5 वर्षों का, सीधे तौर पर 5 वर्षों का। ऑप्शन ए में दे देगा 5 वर्षों का, ऑप्शन बी सी डी में देगा शपथ ग्रहण से 5 वर्षों का। तो अगर 5 वर्ष रहे और शपथ ग्रहण से 5 वर्ष रहे तो इसका ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा शपथ ग्रहण से 5 वर्ष, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष। तो देखना है, हर ऑप्शन को पढ़ना है, समझना है, सुनना है और तब जाकर के आंसर जो है टिक करना है आपको। समझ गए? इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 की अगर हम लोग बात करें तो जो अनुच्छेद 57 है यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, अनुच्छेद 57 की हम बात करें तो जो अनुच्छेद 57 है यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के विषय में जानकारी देता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो दोबारा वो राष्ट्रपति बन सकता है या नहीं बन सकता है, इसी की जानकारी देता है हमें अनुच्छेद 57। और अनुच्छेद 57 यह कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। या इसको और सरल कहे तो भारत में कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है। संविधान में यह प्रावधान है भारत में कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन आज तक सिर्फ एक राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। उनके अलावा कोई भी 2 बार राष्ट्रपति नहीं बने। एक बार हुआ क्या था, 1947 से लेकर 1964 तक
पंडित नेहरू प्रधानमंत्री रहे हैं और राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे हैं। पहला कार्यकाल जब राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी का था तो उस कार्यकाल के दौरान राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू का संबंध काफी शानदार रहा, लेकिन बाद में जाकर पंडित नेहरू का संबंध राजेंद्र प्रसाद से खराब हो गया। और जब पंडित नेहरू का संबंध राजेंद्र प्रसाद से खराब हो गया, यानी रिश्ता में मिठास के जगह खटास उत्पन्न हो गया, रिश्ता में दरार उत्पन्न हो गया, तो पंडित नेहरू दोबारा तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनवा दिए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद का मन यह था कि जैसे पंडित नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं, राजेंद्र प्रसाद की भी इच्छा थी कि हम भी तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ले, तीसरी बार भी राष्ट्रपति बने। लेकिन दोनों के बीच संबंध काफी खराब हो गया था, तो इसी वजह से पंडित नेहरू चाह रहे थे कि नहीं, अब तिबारा राजेंद्र जी राष्ट्रपति ना बने। तो पंडित नेहरू ने मंत्रिमंडल की बैठक में यह बात उठाया कि क्यों ना अनुच्छेद 57 में संशोधन करके यह प्रावधान कर दे कि भारत में कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता है। जैसे अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार से ज्यादा अमेरिका में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। और विश्व के अधिकतर लोकतांत्रिक विकसित देश में यह प्रावधान है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष 2 बार ही बन सकता है। 2 टाइम पीरियड में उसके पास जो भी नॉलेज होता है, जो भी उसको करना होता है, वो कर देता है। तीसरा कार्यकाल में काम नहीं करता है। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल खत्म होने न दीजिए। 2 कार्यकाल तक जितने शानदार प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी को हम लोग याद करते थे, उनके तीसरे कार्यकाल के बाद उनको उनकी नाकामी के लिए हम लोग याद करेंगे। आप देख लीजिएगा, समझ गए। अच्छा काम कर दे तो और अच्छी बात है, देश का विकास होगा। हम लोगों को इससे ज्यादा और चाहिए क्या, समझे। तो जैसे नीतीश जी 5 से बने हुए हैं, पहला कार्यकाल के बाद कोई काम किए, चल रहा है जैसे तैसे, समझे। तो ठीक है, 2 कार्यकाल ठीक है। देखिए, आप लोग जो है अंधभक्त बन जाते हैं किसी का, मोदी जी का अंधभक्त बन जाते हैं, राहुल गांधी आएगा उसका अंधभक्त बन जाइएगा, नीतीश जी का अंधभक्त बन जाइएगा, या किसी का भी अंधभक्त तो एकदम बनना ही नहीं चाहिए, समझ गए। तो 2 कार्यकाल सफिशिएंट है। और जो है, अब यहां पर सुनिएगा, तो पंडित नेहरू मंत्रिमंडल में यह बात उठाए कि जो है अनुच्छेद 57 में संशोधन करके ये प्रावधान कर देंगे कि कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो यह बात कानों कान राजेंद्र प्रसाद जी के पास पहुंचा। तो राजेंद्र प्रसाद जी को लगा कि हमारे कारण जो है संविधान में संशोधन हो जाएगा अनुच्छेद 57 में। तो राजेंद्र प्रसाद जी मीडिया में आकर के बयान दे दिए कि अब हमको राष्ट्रपति बनने का इच्छा नहीं, हम तीसरा बार राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। पंडित नेहरू चाह ही रहे थे ऐसा कि राजेंद्र प्रसाद घोषणा कर दे, और राजेंद्र प्रसाद घोषणा कर दिए। फिर अनुच्छेद 57 में संशोधन होने से बचा। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार ही बन सकता, 2 से ज्यादा बार नहीं। और अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 4 वर्षों का होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है, वैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्षों का, समझ गए। तो अब आइए, इतना हम लोग याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, नवनीत जी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्यमंत्री भाग लेता है या नहीं? सुनिए, अच्छा प्रश्न है, और अभी जो पढ़ाएं उससे रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए बता देते हैं। देखिए,
राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्यमंत्री भाग ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। अब मुख्यमंत्री के निर्वाचन सॉरी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्यमंत्री भाग ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। जैसे अगर मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य है तो वह भाग लेगा। जैसे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है और ममता बनर्जी विधानसभा की सदस्य है, तो ममता बनर्जी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगी, नीतीश कुमार जी भाग नहीं लेंगे। नीतीश कुमार जी भी बिहार के मुख्यमंत्री है, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। क्यों भाग नहीं लेंगे? इसलिए भाग नहीं लेंगे क्योंकि नीतीश कुमार जी विधान परिषद के सदस्य हैं। विधान परिषद के सदस्य हैं, तो विधान परिषद के सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो इसलिए अगर हम लोग बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। अगर मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगर मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में जरूर भाग लेगा। जैसे ममता बनर्जी भाग लेंगी, जैसे आपको जितने भी राज्य में विधानसभा के सदस्य मुख्यमंत्री हैं वो भाग लेंगे, और जो भी मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है वो भाग नहीं लेंगे। समझिएगा। राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति बनने के लिए बचे कार्यकाल के आएंगे या फिर से शपथ ग्रहण करेंगे। आगे बताएंगे, काहे अकबका रहे हैं, आगे अनुच्छेद 62 में आएंगे तो बताएंगे। ठीक है, आप लोग तो चाहते हैं कि जो है तुरंते सब चीज जान ले। महाराज रुकिए, नहीं क्वेश्चन बताएंगे। अभी पूरा पढ़ा दिए हैं, जो क्वेश्चन भेजना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, वो वाला सवाल निर्वाचन में कौन भाग लेगा नहीं लेगा वो तो हो गया था, तो एक कंफ्यूजन था तो हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 62 में ही पूरा बताएंगे। अभी बता कर ये क्या फायदा, आगे तो हम जा ही रहे हैं अनुच्छेद 62 की ओर। ये जिसका क्वेश्चन था अनुच्छेद 62 में आपका क्लियर हो जाएगा, थोड़ा देर वेट कीजिए, समझे। तो पहले पढ़ाने दीजिए तब क्वेश्चन दीजिएगा। ठीक है, तो आइए यहां तक पहले याद कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति या तरीका के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद है? राष्ट्रपति के चुनाव के रीति या तरीका के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता? कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद। राष्ट्रपति का चुनाव किस रीति या तरीका से होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किस रीति या तरीका से होता है? कौन अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी देता? कौन अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी? अनुच्छेद। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का हो? कब से 5 वर्ष? शपथ ग्रहण से। शपथ ग्रहण से। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? कौन अनुच्छेद देता है? भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता? जितनी बार चाहे, जितनी बार चाहे या अनेकों बार? जितनी बार चाहे उतने बार या। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि अमेरिका में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन? कितनी बार? 2 बार ना। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? कितने वर्षों का हो? 4 वर्ष ना। चलिए ठीक।
अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58। देखिए अनुच्छेद 58 की अगर हम लोग बात करें तो यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति बनने की योग्यता, अनुच्छेद 55 हमें राष्ट्रपति बनने की योग्यता के विषय, अनुच्छेद 58 हमें, अनुच्छेद 58 हमें राष्ट्रपति बनने की योग्यता के विषय में बतलाता है। देखिए एम लक्ष्मीकांत 7वां संस्करण में राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भाग नहीं लेता है, कृपा कर इस बारे में थोड़ा समझा दीजिए। देखिए सुनिए, देखिए पीयूष कुमार, हाँ कौन है पीयूष? खड़ा हो जाइए, थोड़ा चेहरा दिखाइए। क्या है जी? चलिए सुनिए, समझिए। जम्मू कश्मीर को लेकर इनका सवाल है। एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 अगस्त 2019 में आया, संसद ने उसे अगस्त 2019 में ही पारित कर दिया। लोकसभा ने, सॉरी पहले राज्यसभा ने 5 अगस्त 2019, लोकसभा ने 6 अगस्त 2019 और राष्ट्रपति ने 9 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पारित कर दिया। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में यह बात स्पष्ट किया गया है कि इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना जा रहा है और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होगा और लद्दाख में विधानसभा नहीं होगा। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा जा रहा है। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगा। और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। यह प्रावधान 70वां संविधान संशोधन 1991 के तहत हुआ है। 70वां संविधान संशोधन 1991 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि उस समय 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा था, दिल्ली और पुडुचेरी। तो वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा में चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन जो है आपको जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा में चुनाव अब होने हैं। अब चुनाव होने हैं, निर्वाचन आयोग देख रहे हैं, जो है सुगबुगाहट है जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव को लेकर। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। कहां क्या दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, जो बताए हैं वही सही है, ठीक है, लेंगे। स्पष्ट हुआ आपका बात? पढ़ाने दीजिए न पहले, बात पढ़ाए हैं ने क्वेश्चन भेजना। राष्ट्रपति के मोटा से क्या अभिप्राय और कोटा से, और राष्ट्रपति कोटा से क्या अभिप्राय? तो अनुच्छेद 55 में ही बताएंगे। अनुच्छेद 55 बताए हैं लेकिन विस्तार पूर्वक नहीं ना बताए हैं। राष्ट्रपति के कोटा से क्या अभिप्राय है कल पढ़िएगा ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत प्रणाली समझ जाएंगे
तब आप इस बात को समझ जाएंगे कि राष्ट्रपति के कोटा से क्या अभिप्राय है। ठीक है, सर मेरा 10th के सर्टिफिकेट में पापा के नाम में सरनेम गलत हो गया और 12th ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड में सब सही है, तो इसमें कोई फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होगा? एकदम होगा, काहे न होगा दिक्कत। 10th का सर्टिफिकेट बहुत या सबसे आवश्यक सर्टिफिकेट है। 10th का सर्टिफिकेट सुधार करवाइए, सुधार करवाइए, सुधार हो सकता है। बोर्ड में कांटेक्ट कीजिए, अपने स्कूल में कांटेक्ट कीजिए, वहां से सुधार करवाइए। एफिडेविट करवा करके जो है, एफिडेविट करवा करके सुधार करवाइए। इसमें एकदम दिक्कत हो सकता है। दिक्कत कैसे नहीं हो सकता, क्या बात करते हैं आप? एकदम दिक्कत हो सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से कर देगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लास्ट में आप छटा जाइएगा। अभी उचित टाइम है, आप सुधार लीजिए जो भी भेजे हैं। ठीक है, काहे नहीं दिक्कत होगा, एकदम दिक्कत हो सकता है। सब जगह एक होना चाहिए। बताइए आप लोग माँ बाप तक के नाम में सर्टिफिकेट में कहीं आम, कभी कहीं इमली भर देते हैं भाई। चलिए अब आगे आइए, समझिए। शांति 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 शांति। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 हमें राष्ट्रपति बनने की योग्यता के विषय में जानकारी देता है। देखिए, जैसे बिहार पुलिस बनने की योग्यता है, इंटरमीडिएट आप होनी चाहिए। बिहार एसआई बनने की योग्यता है, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, होने चाहिए या होनी चाहिए। तो हर कुछ की योग्यता, राष्ट्रपति बनने की अपनी एक अलग योग्यता है, उपराष्ट्रपति बनने की अलग एक योग्यता है, लोकसभा सदस्य बनने की अलग योग्यता है, राज्यसभा सदस्य बनने की अलग योग्यता है, विधानसभा विधान परिषद सदस्य बनने की अलग योग्यता है। वैसे ही जो अनुच्छेद 58 है, अनुच्छेद 58 हमें राष्ट्रपति बनने की योग्यता के विषय में बतलाता है कि राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है। अब सर्वोच्च संवैधानिक पद है, तो राष्ट्रपति बनने की जो पहली योग्यता है, राष्ट्रपति बनने की पहली योग्यता की हम बात करें तो राष्ट्रपति बनने की जो पहली योग्यता है, पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, कम से कम 35 वर्ष, इससे कम नहीं। अधिक से अधिक 60, 70, 75, 80, 90, 95, 100, 120, 150 कुछ भी हो सकता है। तो अधिक से अधिक उम्र का कोई जिक्र नहीं है, अधिक से अधिक उम्र का कोई जिक्र नहीं है। कम से कम उम्र हो 35 वर्ष। अगला, लाभ के पद पर ना हो, ना हो। अगला, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर हम यह नहीं कह रहे हैं कि लोकसभा का सदस्य हो, यह बात हम नहीं कह रहे हैं। लोकसभा का सदस्य हो यह नहीं है योग्यता, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मतलब उसमें यह योग्यता हो कि वो लोकसभा का भी सदस्य बन सकता है। इस योग्य वो हो कि वो लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है।
लोकसभा का सदस्य हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन योग्यता उसमें होनी चाहिए। और पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। और पढ़ा लिखा हो यह कोई जरूरी नहीं है। यह कोई जरूरी नहीं है, अर्थात पढ़ा लिखा नहीं हो, नहीं हो। पढ़ा लिखा हो यह कोई जरूरी नहीं है। बताइए, मतलब सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और उसके लिए पढ़ा लिखा हो कोई जरूरी, ये तो नाइंसाफी है। तो यहां पर जो है अब होना चाहिए कि पढ़ा लिखा और अच्छे पढ़े लिखे हो, समझ गए, जिनको अर्थव्यवस्था, प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था, सब चीज की जानकारी हो, वित्तीय जानकारी हो, हर चीज की जानकारी हो। ऐसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? समझे? तो पढ़ा लिखा हो यह कोई जरूरी नहीं। इतना योग्यता रख करके आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी और भी कुछ जरूरी है। इसके बाद और भी क्या कुछ जरूरी है? इसके बाद और भी यह जरूरी है कि आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो। आपके पास 50 और 50 अनुमोदक हो, मतलब कम से कम 50 लोग आपको राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखे, वो प्रस्तावक, और कम से कम 50 लोग उसको स्वीकृति प्रदान करें कि हां हम इसे राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। मतलब जैसे मान लिया जाए कि ये लड़की है, ये कह रही है कि हम प्रस्ताव रखते हैं कि हम इसको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, प्रस्तावक हो गई, और ये कह रही है हम इसको स्वीकृति देते हैं, ये अनुमोदक हो गई। समझ गए? जो प्रस्ताव रखता है प्रस्तावक, जो स्वीकृति देता है अनुमोदक। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, प्रस्तावक और अनुमोदक कोई ऐसे ही नहीं बन सकता है। प्रस्तावक और अनुमोदक वही बन सकता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करता है। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं वही प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं वही प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकता है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेता है, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो प्रस्तावक और अनुमोदक वही बन सकता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। दूसरी बात, जो प्रस्तावक बनेगा वो अनुमोदक नहीं, जो अनुमोदक बनेगा वो प्रस्तावक नहीं। मतलब प्रस्तावक अलग होगा और अनुमोदक, प्रस्तावक अलग होगा और अनुमोदक। समझ गए बात? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होना चाहिए। इसके बाद आपके पास कम से कम 15,000 रुपया भी होना चाहिए। जब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो कुछ राशि आरबीआई में या भारत सरकार के सरकारी खजाना में, आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या भारत सरकार के सरकारी खजाना में आपको जमा करना होता है 15,000 राशि, और वो होता है जमानत की राशि। वो होता है आपको जमानत की राशि, जमानत की राशि।
और जमानत की राशि होता है 15,000। 15,000। और अगर कोई उम्मीदवार है, बात क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, समझिए आराम से, अकबकाने का है लगते हैं। अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहा है तो उसे 15,000 रुपया जमानत की राशि के तौर पर जमा करना होता है। 15,000 रुपया जमानत की राशि के तौर पर जमा करना होता है। चुनाव में मतदान होता है, मतदान के बाद मतगणना होती है। मतगणना में यह देखा जाता है कि उम्मीदवार ने कुल पड़े वैलिड मतों का, वैध मतों का 1/6 भाग हासिल किया है या नहीं किया है। अगर कोई उम्मीदवार कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग हासिल नहीं करता है तो उसकी राशि जब्त कर ली जाती है और इसी को कहा जाता है जमानत की राशि जब्त हो गई। इसी को कहा जाता है जमानत की राशि जब्त हो गई। और अगर कोई उम्मीदवार कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग हासिल कर लिया और चुनाव हार भी गया तो उसकी राशि वापस लौटा दी जाती है, मतलब उसका इज्जत बच जाता है। और वार्ड पार्षद से लेकर के राष्ट्रपति के चुनाव तक में जमानत की राशि निर्धारित है। और वार्ड पार्षद से लेकर के राष्ट्रपति के चुनाव तक में कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग हासिल करना जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो आपकी राशि जब्त कर ली जाती है और उसी को कहा जाता है जमानत की राशि भी जब्त हो गई। बात समझे? ये सब है राष्ट्रपति बनने की योग्यता। तो एक बार जो है इसको देखिए, फिर हम आपको याद करवाएंगे। पूरा बोर्ड पे जो है एक जगह हम सब चीज को कर देते हैं। इसको देखिए, और छोटा करना पड़ेगा। अब इतना ना छोटा हो जाए कि आपको दिखाइए ना दे रहा है दिखाई। इसको देखिए, देख लिए सब लोग। तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कम से कम कितना बरस? कितना बरस? कौन सदस्य के सदस्य बनने की योग्यता होने? कौन सदस्य? कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक? जमानत की राशि कुल पड़े वैध मतों का कितना? 1/, चलिए ठीक।